हेलो ऑल, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है ना भाई, वर्क बाउंड एनर्जी। नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। भाई कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और उस पर जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, तो पावर क्या होगा? हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि पावर क्या होता है? एफ डॉट वी होता है, ठीक है ना। एफ डॉट वी क्या होता है? पावर होता है। अब जो फोर्स है वो हमेशा अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी कि एफ और वी के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एफ डॉट वी करूँगा तो क्या आएगा? एफ वी कॉस ऑफ 90। तो किसी भी समय अगर पावर ज़ीरो है तो वर्क कहाँ से डन होएगा? पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। तो हर समय पावर ज़ीरो है तो वर्क क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि नो वर्क की बात किया गया। नाउ बी ऑप्शन, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं होता, बॉडी एक्सेलरेट कहीं भी कर रही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई बॉडी है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ए है। अब इस पर कई फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, कई फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1। यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है F2, और यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है F3। और नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स यहाँ लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो जाके एक्सेलरेशन यहाँ आ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जरूरी तो है नहीं सेम हो। मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी यहाँ पर इस समय है, मानने में क्या जाता है ना, कुछ भी मान लो। हो सकता है उसको थ्रो किया गया हो इनिशियली ऐसे, और ये तीनों फोर्स लग रहे हो, ठीक है। अब सोचो वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है। अब इस F3 और V को देखो, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 तो नहीं है ना। तो इस फोर्स का पावर आएगा कि नहीं? पावर आएगा। अब यहाँ पर टोटल फोर्स की बात नहीं किया है, एक कोई भी फोर्स की बात किया है, बाय अ फोर्स। ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्ट में एक ही फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल फोर्स भी लग सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं मल्टीपल फोर्सेस का एग्जाम्पल दिया हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि इस फोर्स का जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पावर पॉजिटिव है। भाई F3 और V के बीच का एंगल कैसा है? एक्यूट है, तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब नॉन ज़ीरो आएगा। नॉन ज़ीरो आया ना, इसका मतलब बी इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना भाई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन के अगर परपेंडिकुलर हो फोर्स। अरे एक सेकेंड यार, मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया हूँ यहाँ पर। ये F3 को ना ऐसे बनाओ, F3 को एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई किया है ना कि एक्सेलरेशन और फोर्स परपेंडिकुलर है। तो भाई फिर से वही बात, वेलोसिटी में इसको यहाँ माना हूँ, ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी और इस F3 के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। और वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल डिसाइड करता है कि वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा या ज़ीरो आएगा। मतलब पावर जो है वो डिपेंड करता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच के एंगल पे, न कि एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच के एंगल पे, ठीक है। तो बी गलत हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो यार, इस क्वेश्चन का आंसर एस.सी. वर्मा में पीछे गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ए, सी और डी दिया है, और मैं सी क्यों नहीं होगा ये बताता हूँ, आराम से सुनना। जैसे मान लो आपने एक स्पंज बॉल ली, ठीक है, इसमें ऐसे स्माइली बनी रहती है ना। अब आप इसको स्क्वीज़ कर रहे हो, हाथ से दबा रहे हो। तो अब मान लेते हैं, हाथ तो छोड़ो, ये हाँ ठीक है, हाथ से आप इसको दबा रहे हो, ठीक है। तो आपका हाथ इसको पकड़ के रखेगा ऐसे, सॉरी, ये आपकी पहली उंगली है ना, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये चौथी उंगली और ये पांचवी उंगली, ठीक है। और ये आपका हाथ है। अब ये बड़ा खतरनाक सा हाथ है, पर जो भी है हाथ, ठीक है। तो सोचो, जब आप इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है। अब याद करो, जब अपन वर्क डन का फॉर्मूला बताते हैं तो जो एफ डॉट डी एस होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी एस को इंटीग्रेट करते हैं ना, और अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो अपन क्या बोल देते हैं कि एफ डॉट एस इज दी वर्क डन। पर ये एस क्या होता है? क्या ये एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है? नहीं। क्या ये एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है? नहीं। ये एस होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जैसे इन पांचों उंगली की बात करूँ मैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब बॉल को आप अगर स्क्वीज़ करोगे
ठीक है, बॉल को आप स्क्वीज करोगे तो बॉल का ये जो रेड वाला पॉइंट है वो अंदर जाएगा कि नहीं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना इस केस में। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, नॉन जीरो हुआ कि नहीं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बोला है, इसका आंसर को सी दे रखा है, मतलब वर्क को जीरो बोल रखा है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हुआ उसका, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ सेंटर ऑफ मास बना लो, ये सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी का यही मतलब है कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है। तो भाई बॉल को चारों तरफ से स्क्वीज करोगे तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो मूव कर रहे हैं ना, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर मूव करेगा तो एफ डॉट एस क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब सी में जरूरी नहीं है कि सी में क्या आएगा, नॉन जीरो वर्क आएगा, तो ये नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है ना। ए राइट आंसर है, ठीक है, बी तो गलत है ही, और डी राइट आंसर है। डी पे अभी मैं आऊँगा। आई होप आपको ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाली बात समझ में आएगी, ठीक है। और नहीं भी अगर इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बॉल वाला बात समझ में नहीं आता, तो मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, देखना ध्यान से। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छी फीलिंग अब जो मैं एग्जांपल लूँगा उससे आएगी, देखना। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ, यहाँ पर आप एफ फोर्स लगा रहे हो और यहाँ पर भी एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। स्प्रिंग तो मास है नहीं स्प्रिंग का, तो यहाँ पर उसका मान लेते हैं बहुत लाइट मास है, तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है। अब दोनों साइड से बराबर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग तो मूव नहीं करेगी, राइट है। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है वो क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और ये वाला पॉइंट भी ऐसे मूव करेगा। तो इसका फोर्स, इस फोर्स का और इस फोर्स का, दोनों फोर्स का वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, सोचो। और मतलब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, सोचो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो क्या आएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो वर्क करने पे बढ़ जाएगी क्या, नहीं। स्प्रिंग पे जब तक आप कोई पॉजिटिव वर्क नहीं करोगे तब तक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। तो इस लॉजिक से भी समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों एफ है वो मिल के, मतलब वो क्या कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तभी जाके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। और इसी लॉजिक से वो जो बॉल होती है ना, वो भी एक स्प्रिंग की तरह ही होती है। ये 1D, ये 1 डायमेंशन में स्प्रिंग है, वो क्या है कि पूरी स्पॉन्जी होती है, हर तरफ से उसमें अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो हर जगह फोर्स लगाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और स्प्रिंग में क्या करते हैं, अपन दो साइड से दबा रहे हैं तो वो दोनों साइड से फोर्स लगाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, बस ये डिफरेंस है। पर दोनों में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब आप उसको स्क्वीज़ करोगे, वो स्माइली वाली बॉल को भी और स्प्रिंग को भी अगर दोनों साइड से कंप्रेस करोगे तो उस पर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मूव हुआ क्या, नहीं हुआ, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव हुआ क्या, हाँ हुआ, और वर्क जीरो आया क्या, नहीं। तो इस वजह से सी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। अब डी की बात करता हूँ। तो भाई ये सी गलत दिया हुआ है एस सी वर्मा में आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके लिए निश्चिंत रहना आप, है ना। एस सी वर्मा भी कोई भगवान नहीं है, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो जो भी होगा। नाउ द डी ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। तो भाई देखो, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रेस्ट पे होता है तब तक वर्क क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ही है कि भैया जो अपन एफ डॉट एस लिखते हैं उसमें एस क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल रोल कर रही है, ठीक है, रोटेशन आप लोग अगर पढ़ लियोगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, नहीं पढ़े होगे तो भी थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी, ठीक है। तो इस पे अब ये रोल कर रही है ना, गोल गोल घूम के नीचे जा रही है, तो यहाँ पर एक mg लगता है, इस पे mg साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर mg कॉस थीटा, मतलब mg को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, और फ्रिक्शन ऐसे लगता है f, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट ना मूव नहीं करता, सोचो ये वाला पॉइंट इस प्लेन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता, जब वो कांटेक्ट में रहता है उस समय वो मूव नहीं करता, और इसी वजह से फ्रिक्शन का वर्क प्योर रोलिंग के केस में ज़ीरो आता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन का कोई भी वर्क नहीं आता क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है, भले ही ये बॉल का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, ठीक है, भले इस बॉल का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है,
नीचे की डायरेक्शन में, पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, नीचे में है। फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन का वर्क क्या आता है, 0 आता है, भले ही mg sin थीटा का वर्क आता है, ठीक है ना, पर फ्रिक्शन का वर्क 0 आता है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। और अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को यही दिखा, तो मैं आपको बता दिया ये। वैसे आप रोटेशन जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो ये बात और समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मेरे को दिखा है, मेरे को समझ, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ए और डी इसका राइट आंसर है, ना कि ए, सी और डी, ठीक है। सी इसका बिल्कुल गलत आंसर है। तो थैंक यू सो मच, बाय।